Hi everyone, welcome to the daily newspaper analysis of the Hindu and the Indian Express. And today is 12th of July, Monday, and आज हम लोग cover करेंगे newspaper of 11th and 12th of July. That is of Sunday and today. And again, unfortunately, this is going to be a recorded lecture because I got up in the morning and मैंने इसको record किया है because live streaming थोड़ी possible नहीं हो पाएगी because of the location where I am right now. So it's a beautiful view with uh, all the clouds in between mountains and waterfalls. Very pleasant weather. Not as humid जितनी पिछली बार थी, but उस वजह से the network is not that strong. In fact, I think ये video record करना easy था, but the time it took to upload probably शायद थोड़ा delay उस वजह से हो गया. But anyway, we will not stop the analysis no matter what. चाहे मैं कहीं से भी location से बैठ के class ले रहा हूँ. तो इसीलिए based on the location I am, the daily motivational quote for today is that somewhere between the bottom of the climb and the summit is the answer to the mystery why we climb. तो होता है ना कभी कभी when you start a journey, let's say you start a UPSC journey and जब आप पहुंच जाते हो, जब आप स्टार्ट करते हो, तो उसके बीच में इन द मिडिल यू रियलाइज व्हाई यू आर ट्राइंग टू डू दिस. आपने एस्पिरेंट सीरीज में भी देखा होगा कि जब आप स्टार्ट कर देते हो शायद आपको मेन रीजन पता ही नहीं होता व्हाई डू यू वांट टू डू दिस. And once you reach the pinnacle, once you get clear the exam, once you get selected, वो उसके पहले इन द मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन कोर्स जो अभी आपका फेज चल रहा है, उसमें वो एक मोमेंट होगा जिसमें आपको रियलाइज होगा दिस इज व्हाई आई वांट टू डू. दैट इज वेरी ट्रू फॉर माउंटेन्स आल्सो बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल आई गो ऑन हाइकिंग, तो पहले लगता है यार नहीं जा पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है. देन वी स्टार्ट क्लाइंबिंग एंड देन व्हेन वी रीच द टॉप देन वी रियलाइज कि एक्चुअली में जो ड्राइव था वो तो बीच में आया था. दैट इज हाउ लाइफ इज. बाकी ऑन अकेडमी की बुक्स सब्सक्रिप्शन, द डील, इट्स 35% है, बट अभी के लिए बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफर है 45% का, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है. मैंने नहीं देखा है 45% 50% के आसपास ऑफ मिलना. और अभी देखिए मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेते लेते बीच में आपकी बारिश चालू हो चुकी है, आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी. एंड even the flow of the water has a little bit increased. Anyway, I'll definitely show you the view on my Instagram channel and on the website also. I'll share with a lot of you. There's a lot to learn from geography point of view. Baki, Unacademy Promise is something that Unacademy has said that they will give it to every aspirant. 2 साल के subscription पे 1 साल का renew होगा if you somehow you don't clear prelims. बाकी these are some new batches जो चालू हैं आपकी prelims and mains के लिए, तो उनको आप join कर सकते हैं. Nevertheless, let's start with today's analysis. तो आज दो editorial हम लोग cover करेंगे. पहला editorial is written by शशि थरूर and one of उनके साथ एक co-author हैं. जो आर्टिकल है बड़ा इंटरेस्टिंग है. इट टॉक्स अबाउट दी वेरी फेमस एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बिल आया था. उसको खैर लोकसभा में पास नहीं हुआ था, कमिटी ट्रेजरी बेंचेस इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी. तो अब केरला उस ऐसा एक बिल लेके आने वाला है जिसको लेके उन्होंने बोला है कि शायद केरला इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू पास दिस बिल. तो अगर ये लॉ हो जाएगा तो ये लार्जेस्ट एक तरीके से कह सकते हो सिविल राइट्स को प्रोपोगेट करने का एक एक तरीका होगा. और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हो सकता है probably आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, लाइक वन ऑफ देम. So now what is this anti-discrimination law and what is this talk, what does it talk about? तो ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, पहले तो देखिए समझिए कि डिस्क्रिमिनेशन किस किस टाइप से इंडिया में होता है. आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा. अगर आप मुस्लिम है तो आपको रेंट पे हाउस नहीं मिलेगा. आपको अगर सिंगल पर्सन है तो आपको बहुत सारी जगह रेंट पे घर नहीं मिलते. स्टूडेंट्स जो है उन्हें कैंपस फैसिलिटी नहीं मिलती फॉर देयर एथनिसिटी या रेस. एयर हॉस्टेस को बोलेंगे कि आप ओवरवेट हो तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते एयरलाइन. सो बहुत सारी चीज़ें जिस पे रैंडम चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. एंड इट्स डेफिनेटली अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15. बट प्रॉब्लम क्या है कि आर्टिकल 15 इज ओनली फॉर द स्टेट एंड नॉट फॉर एन प्राइवेट इंडिविजुअल एज सच. और आप देखो देर आर मल्टीपल डेटास इस आर्टिकल में और मल्टीपल रिपोर्ट्स आई हैं जो सजेस्ट करती हैं कि जैसे आपका हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन एक प्रोजेक्ट है. तो दिस हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन प्रोजेक्ट एट जिंदल ग्रुप लॉ, जो लॉ स्कूल है, उन्होंने हाईलाइट किया दैट हाउ एक्सटेंसिव हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन इज अक्रॉस द कंट्री. उसके अलावा अभी हमने इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ा था, प्यू रिसर्च आई थी, प्यू ग्रुप जो है यूएस का, कि कैसे इंडिया में लोग रिलीजन के बेसिस पे लोगों से थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है. एंड a lot of Indians prefer not to have person from a different religious community as a their neighbor.
तो ये क्या है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट दिस देयर इज नो सच लीगल रेमेडी अवेलेबल। मतलब आप इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे कोर्ट पे जा सकते हो, बट कोई लॉ की बैकिंग स्पेसिफिकली इसको लेके नहीं है। सिमिलरली इज द केस विथ होमोसेक्सुअलिटी, सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड जो है, आप देखोगे उसको, उसके सेक्शन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी वाज स्ट्रक डाउन, बट अभी भी अगर आप देखोगे देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एलजीबीटीक्यूआईए प्लस कम्युनिटी। तो प्रॉब्लम ये है कि इन स्पाइट ऑफ प्रोविजंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लिसिटली बहुत सारी चीजें अभी भी होती हैं जिसके बारे में वी नीड अ लॉ। तो अभी भी आप देखोगे कि ये जो आर्टिकल 15 है डज नॉट प्रिवेंट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स स्पेसिफिकली या फिर इंस्टीट्यूशंस from doing what the state is not permitted to, nor does it expressly list ethnicity, linguistic identity, nationality, marital status, sexual orientation, disability। हाँ, ये भी होता है। डिसेबिलिटी की बेसिस पे बहुत सारी जगह आप देखोगे, बहुत सारे रिजॉर्ट्स हो गए, बहुत सारे आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, दे डिस्क्रिमिनेट, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह। तो क्या है कि ये सारे जो नए सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली पहले भी थे, नए नहीं है, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। दैट इज मोर ओवर अगेंस्ट द स्टेट। एज यू नो, फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, क्लेम अगेंस्ट द स्टेट है। तो लास्ट अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने इन पतन जमाल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में रिकॉग्नाइज किया इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन द बेसिस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज दैट फेस्ड बाय दलित वुमेन एज दलित्स, एज वुमेन एंड इन यूनिक कैटेगरी ऑफ दलित वुमेन। इंटरसेक्शनल अप्रोच होता है ह्यूमैनिटीज में, जहां पे मल्टीपल चीजों के बेसिस पे आपका फैक्टर्स प्ले इन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला तो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि शी इज अ फीमेल, महिला है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रहा है, एक तो कि दलित महिला है। तो SC ST होना प्लस महिला होना इज अ डबल डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अब इसको क्या है, इसके लिए भी नीड अ लीगल रेमेडी। तो आप देखिए मल्टीपल कमिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS2 के लिए भी, GS1 के लिए। तो सच्चर कमेटी है 2006 में रिकॉग्नाइज किया द नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, दिस वाज फर्दर रिटरेटेड बाय द एक्सपर्ट ग्रुप ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन हेडेड बाय प्रोफेसर NR माधव मेनन। तो उन्होंने भी इस चीज के बारे में बात की। उसके बाद फिर आप देखेंगे शशि थरूर जो थे, ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड दिस एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी बिल इन 2016 में लोकसभा में, बट जो गवर्नमेंट के साइड से लोग थे इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। एंड जो बिल है फाइनली लैप्स हो गया 2019 में। देन अब उसके बाद आप देखो कि उसके बारे में ज्यादा बातचीत हो नहीं रही है। तो अभी केरला इज प्लानिंग टू डू दिस। सो केरला के कुछ बिल में देर आर सर्टेन प्रोविजन विच मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड जो है कि अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो शायद वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स हो सकता है ऑन डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्होंने अपनी सरकार ने मैनिफेस्टो में भी डाला हुआ था ये चीज को, और उसी बेसिस पे ये काम कर रहे हैं। सो दिस इज स्पेसिफिकली क्राफ्टेड फॉर केरला। The bill prohibits employers, landlords, traders, service provided, private person performing public functions and public authorities from discriminating the grounds of class, race, ethnicity, descent, sex, gender, identity, etc. बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइड स्कोप है इसका। At the same time, the bill balances the anti-discrimination mandate with other rights guaranteed by the Constitution. The anti-discrimination mandate can be restricted in pursuance of a legitimate objective. For instance, a drama company putting up a production of Ramayana can insist on only male applicants for the role of Ram. तो ये भी जो है अलग अलग तरीके से इसके मैंडेट को एक्सपैंड किया हुआ है। तो दैट वुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन इन द टर्म्स कवर्ड बाय द लॉ। फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये चीज़ है, कई बार क्या हो गया कि जब भी हम कोई लॉ लेके आते हैं तो उसको लेकर लोग थोड़ा ज्यादा ओवरबोर्ड हो जाते हैं, अरे हर जगह डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं। अब भाई जो हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं या माइथोलॉजिकल कह सकते हो फिगर्स हैं, अगर उसमें कोई मेल प्रोटैगनिस्ट है तो शायद उसको मेल ही रोल प्ले करेगा, फीमेल तो नहीं करेगी प्ले। तो उन चीजों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो बहुत ही केयरफुली थॉट आउट है कि इसका जरूरत से ज्यादा मिसयूज भी ना हो। And the bill also introduces affirmative action provision where public authorities are obliged to progressively realize diversification of their workforces। तो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन ऑल्सो भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जो सेक्शंस एक्सक्लूड हो जाते हैं जनरली फ्रॉम सोसाइटी। एंड गिवन द बैकलॉग्स इन अ जुडिशियल सिस्टम, द बिल एस्टैब्लिशेस द केरला इक्वालिटी कमीशन ऑल्सो। एंड उसके अलावा आप देखोगे देयर आर जो कमीशन है वो इन सब चीजों को देखेगा। रादर अपॉइंटमेंट्स टू द कमीशन आर लेफ्ट टू द पॉलिटिकल प्रोसेस विद सब्सटैंशियल वेटेज गिवन टू द लार्जेस्ट पार्टीज इन द स्टेट बोथ इन ट्रेजरी एंड ऑपोजिशन बेंचेस। ऐसे बहुत सारे कमीशन आपको मिलेंगे बहुत सारी जगह पे, बट उसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इशू पॉलिटिकल लोग अपॉइंट हो जाते हैं, एक्सपर्ट्स अपॉइंट नहीं होते हैं, जिस वजह से उस कमीशन के फंक्शनिंग का कोई फायदा नहीं होता। तो द बिल हैज बीन नाउ फॉरवर्डेड टू बोथ द लॉ मिनिस्टर ऑफ केरला एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो सजेशन आ जाएगा, उसके बाद अगर ये पास हो गया, गोइंग टू बी वन ऑफ द
biggest reforms on discrimination. Very important for GS1, also important for GS2. और जो है ये है आपका आप देखोगे आर्टिकल जो है दोनों, it's very, very important for examination. Moving on to the next one. The next one is on IR. It's talking about how, interestingly, Italy has now come into the picture. उन्हें अब जाके रियलाइज हुआ है कि चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस को उनसे जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. तो अभी क्या हो गया है कि जो इटली का सिनेरियो है, इटली नाउ वांट्स टू एंगेज विद इंडिया इन द इंडो पैसिफिक. और वो क्या है, ट्राइलैटरल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं विद इंडिया, इटली एंड जापान. अब क्या हो गया, देखिए इंडिया का तो देखिए दबदबा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ क्वाड एंड इंडो पैसिफिक में. सो द ग्रोथ ऑफ इंडियाज वेट in the Indo-Pacific affairs comes at a time when it is becoming clearer that complex regional geopolitical problems cannot be addressed adequately by rigid and structured traditional alliance framework. This is more evident in the context of Indo-Pacific, where the geographical vastness of the area and the criticality of the challenges posed by China's assertive initiative clash with the regional lacking multilateral organization capable of solving problems effectively. So as we already know, China is trying to be very assertive, बहुत ज़्यादा aggressive हो रहे हैं, especially in South China Sea, also now in Indian Ocean region. तो इस वजह से we need a very strong multilateral grouping जो चाइना को यहाँ पे काउंटर कर सकें. Quad is one of them already, but we need more players. अब जैसे क्या हो रहा है, नया पुशबैक आ रहा है चाइना से. जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी आप देखोगे बहुत क्लियरली ये दिख रहा है. एंड कंट्रीज दैट शेयर सिमिलर वैल्यूज आर फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस. तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन बहुत सारे जो हैं, दे आर फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चाइना एज वी आर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू चाइना. इटली अब परेशान हो गए. इटली इज लाइक, अब दे आर नाउ कि वो भी इंडो पैसिफिक में प्लेयर बनना चाहते हैं, एंड दे लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप विद इंडिया एंड जापान. Italy has now become more vocal on the risk emanating from China's strategic competitive initiative. In fact, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं राकी, उन्होंने बोला है, बाय द वे इटली वन यूरो 2020, सो कंग्रेचुलेशन टू देम. इट वाज अ ब्रिलियंट गेम, 1-1 एंड देन पेनल्टी शूटआउट. एक्चुअली पेनल्टी शूटआउट में आई ऑलवेज फेल्ट कि इटली हैज अ बेटर माइंडसेट. एंड आई थिंक रॉबर्टो मैंसिनी जो उनके कोच हैं, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं देन गैरेथ साउथगेट. आई थिंक वो थोड़ा एक्सपीरियंस काम कर गया है यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस मैटर करता है. Anyway, so Mr. Draghi has described Chinese competitive practice as unfair and invited the European Union to be a franker and more courageous in confronting Beijing. अब देखो यूरोप की प्रॉब्लम क्या है. यूरोप एक तो मल्टीपल कंट्रीज से बना हुआ और फ्रेगमेंटेड इसलिए है क्योंकि हर कंट्री यूरोप की चाहती है बेटर इकोनॉमिक डील विद कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना. तो उसमें क्या है, कभी भी ना एक यूनाइटेड फ्रंट ये लोग पोज नहीं कर पाते, स्पेशली टू काउंटर चाइना. एंड दैट थिंग इवन इटली रियलाइजेस एंड अदर कंट्रीज आल्सो रियलाइज, एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि ये इन्हें काउंटर करना चाहिए. So on the Indian side, there is a great interest in forging new partnership with like-minded countries interested in preserving peace and stability in the Indo-Pacific. During a recent India-Italy-Japan trilateral organized by the Italian Embassy in India and Japan, जो secretary हैं, उन्होंने reiterate किया the responsibility of keeping the Indo-Pacific open and free. तो बट अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए इंडिया के इटली के साथ भी टाइज थोड़े बीच में गड़बड़ हो गए थे, स्पेशली आफ्टर द एनरिका लेक्सी इंसिडेंट. एंड जो इटालियन मरीन्स वाला केस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नीचे थे. एंड प्लस एज यू नो, Italy is also a country which opposes India's permanent membership in UN. तो इंडिया और इनके कोऑर्डिनेशन के बीच में देयर नीड्स टू बी अ वेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी, जो कि है नहीं. एंड रोम दैट इज व्हाई आल्सो मस्ट गो बियॉन्ड, दैट इज डिफाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एट द मार्जिन्स ऑफ यूज कॉमन इनिशिएटिव इट्स ओन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पैसिफिक. तो ट्राइलैटरल कोऑपरेशन इज द की. अगर टैकल करना है, सो आई थिंक जो G20 लीडर्स का समिट होगा नेक्स्ट इन रोम, एंड बिफोर द प्रेसिडेंसी हैंड ओवर टू इंडिया इन 2023 जो इंडिया के पास आएगी, ये बिल्कुल राइट अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि अगला रोम में होने वाला है, इटली में. एंड जापान और इंडिया वहाँ पे कोऑपरेट कर सकते हैं. एट द सिक्योरिटी लेवल अगर आप देखोगे, वेल डिफाइंड इंडिया जापान इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप कैन easily be complemented by Italy, which is already present in the Western Indian Ocean. At the multilateral level, the three countries share the same values. Despite these fundamental conversions, the risk is inherent in missing the opportunity also. As I told you, there are also concerns of Italy because Italy में भी थोड़े political turmoil हुए हैं. उनकी खुद की इंटरनल डेमोक्रेसी में कह सकते हो, प्लस इंडिया के साथ रिलेशन थोड़े अफेक्टेड थे. बट if at all they come on board, it would be a good enough thing for everybody in the region, especially to counter China. So that is why it was very, very important and significant for more and more powers, regional powers जो हैं वो यहाँ पे आए. बट ज़्यादा भी आ जाएंगे तो it will create a very big issue. फिर वो एक difficult हो जाएगा यहाँ पे.
बाकी असम मिजोरम बॉर्डर पे अभी आप देखिए क्या हो गया कि आईडी ब्लास्ट हुआ है, और यहाँ पे वैसे भी आप देखोगे असम इज वन स्टेट जहाँ मैंने बताया कि असम का काफी सारे स्टेट्स के साथ जो है इशू रहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो असम मिजोरम का भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, और स्पेशली इन दिस एरिया अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस इंसर्जेंसी के होते रहते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज होती रहती है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की। तो यहाँ पे अगेन आईडी ब्लास्ट हुआ है। तो मिस्क्रियंस सीआरपीएफ ने बोला है कि दे हैव यूज्ड दिस आईडी इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो यहाँ पे इन्होंने अटैक कैरी आउट किया है। तो दैट इज अगेन, इससे टेंशन इस एरिया में बढ़ गया। वैसे भी इतनी टेंशन यहाँ रहते हैं इस एरिया में, अब थोड़े और बढ़ गए बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। बाकी एक याद रखिएगा, ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ये एक प्रोपोज्ड एलिफेंट रिजर्व है इन छत्तीसगढ़। बट न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि इसका एरिया जो है, एक तो बनाया जा रहा है, एरिया भी कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरा, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे अडानी के कोल ब्लॉक्स हैं, और कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए हैं। उस वजह से थोड़ा एक इन्वायरमेंटल कंसर्न उठा है कि कोल ब्लॉक्स और कोल माइनिंग से ये एलिफेंट रिजर्व इफेक्ट होगा, और माइनिंग के ब्लॉक्स एलोकेटेड है, इस वजह से जो प्रपोज्ड एरिया है उसको और कम किया जा रहा है। इसके में हिंदू सो जस्ट रिमेंबर दिस लेमरू एलिफेंट रिजर्व इज इन छत्तीसगढ़, एंड इट्स द न्यू वन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर एनवायरमेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी एज तालिबान एडवांसेस इंडिया पुल्स आउट कांधार काउंसिल स्टाफ। अब देखिए तालिबान बिल्कुल अपने उसी ढर्रे पे आ चुका है कि वी विल गो फॉर वायलेंस। ठीक है, अब क्या है, इंडिया अपने जो काउंसिलेट स्टाफ है उनको वापस बुला रहे हैं बिकॉज इट्स रिस्की बीइंग देयर। सिमिलरली कई सारे डिप्लोमेट्स जो पोस्टेड थे आईटीबीपी के, उनको वापस बुला लिया गया है। At present, sorry, the Indian embassy in Kabul and the consulate in Mazar-e-Sharif in the Balkh province remains operational. Baki, they have withdrawn it. The MEA has said the decision to withdraw was due to COVID-19, but security concern is one of the major reasons also. बाकी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अगर आप देखोगे काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है इन शार्पली इन Q1 बिकॉज ऑफ द सेकंड वेव ऑफ COVID-19, and nearly 2200 new projects entailing fresh investment were announced during the quarter. But अगर आप देखोगे new investment from the union and the state government, it fell 41.6 from nearly 1.67 lakh crore, 97,000 crore के आसपास। तो क्योंकि इसमें से बहुत सारा आप देखोगे मल्टीपल सेक्टर्स में क्या हुआ, नई नई स्कीम लॉन्च करनी पड़ी, नई सब्सिडीज आनी पड़ी, बहुत सारी स्कीम के अंदर पैसा गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बोलते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे होता है, उसमें डिक्लाइन रिकॉर्ड हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में। ऑल्सो बिकॉज अभी Q1 के नंबर्स अब आ रहे हैं, और इन Q1 में एज यू नो कि जो कोविड आया था सेकेंड वेव, उसकी इफेक्ट्स अब देखने को मिलेंगे। सो Q1 के रिजल्ट्स अभी इस वजह से, बट प्रोबेबली showcases the effect of a steep decline of because of the COVID second wave also. सिक्किम अगेन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक स्टेट था फर्स्ट इंडिया का। नाउ इट इज ऑल्सो द स्टेट टू होम अराउंड 27% ऑफ इंडियाज फ्लावरिंग प्लांट्स। स्मॉलेस्ट स्टेट है विद लेस देन 1% ऑफ इंडियाज लैंड मास, बट 27% आप देखोगे फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया वो आपके सिक्किम में पाए जाते हैं। तो total number of naturally occurring flowering plants in the country is about 18,004 species, and with 4912 species, the diversity of flowering plants in Sikkim spread over an area of 7096 square kilometer is very very unique. तो अगेन आप देखो ऑर्किड्स बहुत फेमस है यहाँ पे, एंड देन रोडोडेंड्रॉन्स, एंड देयर आर 20 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ओक एंड मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे यहाँ पे हमको मिलेंगे। बाकी वियतनाम ने फर्स्ट अपने ऑनररी काउंसिल को अपॉइंट किया है द इंडिया में। उसके अलावा आई थिंक ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये। एनीवे, अनदर वन इज दैट अप टू ₹1 लाख फाइन हैज बीन इशूड फॉर वायलेटिंग न्यूज नॉइज पोल्यूशन नॉर्म। तो सीपीसीबी ने जो वायलेटर्स उन पे ₹10,000 का फाइन लगाया फॉर यूजिंग लाउड स्पीकर्स, एंड इक्विपमेंट को भी कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। एंड अ फाइन ऑफ ₹1 लाख विल बी इशूड फॉर ऑपरेटिंग डीजल जनरेटर सेट्स ऑफ ओवर 1 kVA इन एरिया विदाउट परमिशन। उसके अलावा साइलेंट जोन्स भी जो है बनाए जाएंगे जहाँ पे कोई भी नॉइज नहीं हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, उसके 100 मीटर के आसपास कोई ऐसा हॉकिंग नहीं होगी या कोई ऐसा हैवी इंडस्ट्री का काम नहीं चलेगा। उसके अलावा क्यूबा ने डेवलप किया है वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर COVID-19।
बताइए, छोटी सी कंट्री ने कॉन्जुगेट वैक्सीन बना दी है। द सोबरनेरा 2 एंड अडाला been registered a strong efficacy against SARS-CoV-2 and these are sub-unit vaccine. तो अब्डाला में आप देखोगे स्पाइक प्रोटीन जो है कंबाइन किया गया विद अ केमिकली मैन्युफैक्चर्ड एडजुवेंट, whereas in Soberana 2 the spike protein is chemically linked to the tetanus toxoid. Major advantage क्या है that their ability to elicit very strong immunology response and they give rise to an improved immune memory. तो ये बस याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बाकी खरीफ प्लांटिंग थोड़ा सा ऑफ कोर्स अफेक्ट हुई है बिकॉज आप देखो मॉनसून दिल्ली में तो आ ही नहीं रहा है, आसपास के एरिया में दिल्ली एनसीआर में तो जो खरीफ प्लांटिंग सीजन है स्पेशली पैडी प्लांटिंग सीजन है वो अफेक्ट हो गया है, विच इज अ की समर क्रॉप बिकॉज ऑफ द अनइवन मॉनसून दिस ईयर। अभी वैसे तो एक्सपेक्टेशन है कि इट विल बी अ गुड इनफ मॉनसून, बट अभी क्या है थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा है। अब इसके रीजंस हमें समझने पड़ेंगे, प्रोबेबली इट्स बिकॉज ऑफ द मैडन जूलियन ऑसिलेशन एंड the effects of probably huge amount of snowfall in Tibet. बट अभी आईएमडी भी कुछ श्योर नहीं है उसको लेके कि व्हाई इज इट हैपनिंग। बाकी नासा के ISAT-2 ने डिस्कवर किया है एंटार्क्टिक मेल्ट वाटर लेक्स। सो ये जो है लॉन्च किया गया था बाय नासा इन 2018। तो उसने एक नया डेटा निकाला है जहां से उसने देखा है कि मेल्ट वाटर लेक्स हैं पाई जाती हैं आपकी अंटार्कटिका के अंदर। सो डिस्कवर्ड 2 न्यू सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर लेक्स, बेसिकली ग्लेशियर के नीचे लेक है, ये फंसी हुई है बीच में। तो ISAT जो है stands for Ice Cloud and Land Elevation Satellite, is a part of NASA's Earth Observation Satellite for measuring ice sheet elevation and sea ice thickness. बाकी इसरो प्लान कर रहा है टू लॉन्च जियो इमेजिंग सैटेलाइट ऑन August 12 एंड अभी आप देखो श्रीहरिकोटा से दोबारा ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो दिस इज अ जियो इमेजिंग सैटेलाइट जो उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला जाएगा। तो जनरली अभी आप देखोगे जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनको 600 या 8 किलोमीटर में डालते हैं। तो ये क्या होगा, इट विल बी फिक्स एज यू नो जियो स्टेशनरी में ऐसा लगता है दैट द सैटेलाइट इज काइंड ऑफ फिक्स्ड इनटू द ऑर्बिट। उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा होंगे बिकॉज इतनी दूर से जूम करके देखना पड़ेगा, तो इट विल मॉनिटर एनी चेंजेस इन बॉर्डर्स एंड ओवरऑल ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और यूनिपी की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि 35% ऑफ टाइगर रेंजेस आर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो एज पर ये जो रिपोर्ट है, फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, एज पर द रिपोर्ट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मेन थ्रेट्स। इनफैक्ट हमने इस बारे में संडे को ही बात की थी अपने जो करंट अफेयर्स कोर टॉपिक के कोर्स में। सो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स अफेक्ट मोर देन 75% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड कैट, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द पोलर बेयर, मेडिटेरियन mongoose. Global wildlife population have decreased by 68% in 1970 because of conflict. और India is one of the most affected because of human-animal conflict because हमारे यहाँ पे एक तो एरिया भी कम है considering second largest population and because of the widespread development और जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फूड प्रे बेस है वो आपका शिफ्ट हो गया है, उस वजह से आपके इन स्पीशीज को मूव आउट करना पड़ता है। बाकी G20 ने रिकग्नाइज किया है कार्बन प्राइसिंग एज द क्लाइमेट चेंज टूल फॉर फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो है ये जो मीटिंग हुई थी इस बारे में बात हुई है कि जो कार्बन प्राइसिंग है वो करनी चाहिए हमें, लाइक अ कार्बन टैक्स। तो बेसिकली इट मेंशंस द इन्फ्लुएंस ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इमीडिएटली रिजॉइंड द पेरिस एग्रीमेंट। तो इसमें कैसे ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन टैक्स कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में ऑफिशियली बात की गई है। बाकी यूपी गवर्नमेंट जो है एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आ रही है एंड उन्होंने बोला है कि दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड विल नॉट जस्ट केटर टू स्पेसिफिक वन। तो 40 पेज की ये पॉपुलेशन पॉलिसी है जो रिलीज की गई है आफ्टर द यूपी लॉ कमीशन पब्लिश द ड्राफ्ट बिल। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.7 से 2.1 तक लेके आएंगे बाय 2026 एंड बाय 1.7 बाय 2030 एंड इंक्रीजिंग द मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट फ्रॉम 31.7 टू 45 एंड 52 टू 2030, increasing the male methods of contraception use from 10.8 to 15.1. And targeting stabilization, the draft of the policy also said that the state would attempt to maintain a balance of population among the various communities. बाकी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चाइना वाले बॉर्डर पे बैनर दिखा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिया में जो दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो दे वर शोइंग बैनर्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑन द अदर साइड ऑफ द LAC। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, मतलब ये बड़ा यूनिक है कि ही कॉल्ड दलाई लामा ऑन फोन और विश किया उनके 86 बर्थडे पे। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पब्लिकली उन्होंने कंफर्म किया कि ही इज टॉकिंग टू लामा लामा डायरेक्टली। ये सारा टैक्टिक है चाइना को दिखाने के लिए कि भाई देखो तुम कुछ भी करते रहो, वी विल डू आवर ओन वे एंड दिस इज नॉट द सेम इंडिया दैट वाज इन 1960। बाकी HAL जो है वो अपना फर्स्ट बैच ऑफ 3 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है डिलीवर करने वाला टू द इंडियन एयरफोर्स, एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड
थोड़ा डिले हो गया था बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ऑफ कोविड-19। एंड जो आईएफ अभी जो ऑपरेट करता है करंटली ओल्डर Mi-25 एंड Mi-35 रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो मैंने कल आपको दिखाया था कि पारखोर एयर बेस में ताजिकिस्तान में भी खड़े रहते हैं। तो द आर्मी विल ऑल्सो स्टार्ट रिसीविंग दिस अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो हमने रिसेंटली यूएस से लिया है। एंड अभी करंटली ये आर्मी के पास 90 जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, 75 रुद्र हैं एंड वेपनाइज्ड एएलएच हैं। इसके अलावा चीता एंड चेतक और ऑल्सो देयर विच आर स्मॉल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। बाकी असम गवर्नमेंट एक विडोज के लिए स्कीम लेके आई है, एंटेलिंग अ वन टाइम फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ 2.5 लाख जिनके हस्बैंड्स वर लॉस्ट ड्यू टू कोविड-19 डेथ। उसके अलावा जो है दिस इज गोइंग टू सपोर्ट विमेन जो लो इनकम ग्रुप से हैं, फैमिली से जिनकी टोटल इनकम पूरे साल भर में अराउंड 5 लाख है, तो लगभग 883 वुमेन आर एलिजिबल फॉर। बाकी काबुल एयरपोर्ट इज सेट टू गेट अ एंटी मिसाइल सिस्टम टू काउंटर इनकमिंग रॉकेट्स। तो आप देखो टर्की भी है वहां पे। तो यूएस मिलिट्री ने इंस्टॉल किया था सेवरल सी रैम अक्रॉस इट्स बेसिस, सो टर्की हैज प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर फॉर काबुल एयरपोर्ट वंस द यूएस एंड नेटो हैव पुल्ड आउट। तो अभी क्या, आप देखो तालिबान वही अटैक कर रहा है, सो अभी नाउ इट्स ट्राइंग टू टेक ओवर द इंटायर अफगानिस्तान रीजन बाय फोर्स। बाकी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिचर्ड ब्रांसन टेक्स ऑफ इट्स फर्स्ट स्पेस टूरिज्म रेस। तो कल आप देखोगे ही वेंट ऑन अलॉन्ग विद अदर पैसेंजर्स, went to the edge of the space at about 88 kilometers and then came back. तो ये स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इनिशियल टिकट्स वुड कॉस्ट अराउंड 250,000, तो आप देखोगे $250,000 a piece. So Blue Origin is waiting for the Mr. Bezos fight before announcing his ticket prices. बाकी 176 turtles, 20 dolphins dead from the cargo ship fire in Sri Lanka. Just a second. So 176 turtle and 20 dolphins have been found dead because of a cargo ship fire in Sri Lanka. तो ये दो जो डेड मरीन एनिमल्स दे हैव बीन वॉश्ड ऑन द बीचेस। एंड सिंगापुर का ये वेसल था एक्सप्रेस पर्ल शिप वाज कैरिंग 1486 कंटेनर्स, सो द वेसल सेंट आउट अ डिस्ट्रेस कॉल व्हाइल बीइंग close to Colombo port, and the Sri Lanka's Marine Environment Protection Authority said that the burning of the vessel has caused a massive environmental disaster. बाकी चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनटीआरओ के बारे में। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ऑपरेट्स अंडर द एनटीआरओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आज बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है। देखिए क्या है, मतलब एक तो वो भी है कि सब बिकॉज आई एम आउटसाइड, तो बिकॉज वी कांट टेक लाइव कमेंट्स। वहाँ क्या होता है, कई बार लाइव डाउट्स भी चल रहे होते हैं, तो ठीक है। दिस वाज व्हाट वाज देयर मेजरली न्यूज़ से ज़्यादा था नहीं कुछ भी न्यूज़। तो एक ये चीज़ है, और देयर वाज अनदर आर्टिकल, मैं बता देता हूँ आपका, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, दैट वाज रिगार्डिंग दी the vacancy of speaker and deputy speaker in various houses। तो मैं बता देता हूँ क्या है। बेसिकली आप देखोगे तो आर्टिकल 93 जो है वो गवर्न करता है कि भाई स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो एज सून एज द हाउस थिंग्स फिट हो जाता है। स्पीकर की इलेक्शन की डेट जनरली प्रेसिडेंट या गवर्नर बताते हैं असेंबली में, और डिप्टी स्पीकर का स्पीकर बताते हैं। तो अभी क्या है, महाराष्ट्र असेंबली में आप देखो विदाउट स्पीकर ही सेशन चल रहा है। अच्छा, ऐसा हर स्टेट में नहीं है। फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड यूपी में थोड़ा केस अलग है। हरियाणा एंड यूपी ने टाइम लिमिट लगाई हुई है। हरियाणा में 15 दिन है, यूपी में 7 दिन है। ऐसे करा हुआ है कि 7 दिन के अंदर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके एक इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में आया है, उसको हम लोग एक अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। So the NTRO was established in 2004 under the Prime Minister office, focuses on intelligence gathering। बेसिकली रॉ के डेटा को मैनेज करती है। सो रॉ एंड आईबी के जितने भी जो रिसर्च विंग है, उनका एक टेक्निकल बॉडी है ये एनटीआरओ, टॉप सीक्रेट बॉडी। नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years or attain the age of 65 years। He has the right to take part in proceedings of Lok Sabha but not Raj Sabha। He enjoys the parliamentary privileges, which are correct. 1, 1 and 2, 3, 2 and 3 only. Correct answer is C। तो 76 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। He is appointed by the president. He must be a person who is qualified to be appointed as a Supreme Court judge।
और 6 years 65 तो कुछ फिक्स नहीं है, मतलब जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है तब तक है। और ये भी कंपलसरी कि अगर सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो ही हैज़ ऑल्सो टू रिजाइन। ही कैन टेक पार्ट इन द हाउस प्रोसीडिंग, एनी ऑफ द हाउस, बट नो राइट टू वोट। ठीक है जी, he enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament. Ladies and gentlemen, that is it for today's analysis. संडे एंड मंडे हो गया हमारा कवर। ज़्यादा कुछ वैसे था नहीं संडे की न्यूज़पेपर में, इससे ज़्यादा और क्या पढ़ोगे, मतलब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नहीं है। अगर इन केस एक दो चीज़ें इधर उधर रह जाती है तो एनी वे वी कवर इट अप इन आवर। So thank you so much everyone for tuning in to this special session right from the middle of Himalayas, and hoping to see you guys tomorrow in live class. Kal definitely we'll start with live class. I was hoping to do it today, but unfortunately because of bad weather, I cannot. So kal milenge live class mein in live session, and have more fun. Thank you. I have a great week ahead and be safe. Thank you everyone for tuning in. Please take care.